हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीडियो का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग डेली फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपके समक्ष 26th लेक्चर यानी लेक्चर 26 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो बच्चों, ये ऑलमोस्ट हम लोग कैपेसिटर यानी संधारित्र जो है, जो हमारा ये चैप्टर है, उसको ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं। और जो भी हमारे व्यूअर्स आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको अपडेट मिलता रहेगा। हमारे चैनल का खास चीज ये है कि यहाँ पर आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और हम डेली लाइव आ रहे हैं आपके समक्ष रात के 7 बजे हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल के क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम लिखिए, एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करिए और हमसे ज्वाइन हो जाइए और डेली क्विज में पार्टिसिपेट करिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जामिनेशन जो है वो नजदीक आ रहा है धीरे धीरे। अब लगभग 4 महीने के आसपास बचे हैं आपके आने वाले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों, एकदम फोकस हो जाइए आपके एग्जामिनेशन को लेकर के, और जो मेथड, जो टेक्निक मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहिए। जरूर आपके परफॉर्मेंस जो होंगे वो उनमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और आपका एबिलिटी सॉल्व करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो एनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है? हमें सवाल दे रखा है, टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 and C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then equivalent capacitance will be। यदि दो संधारित्र C1 एवं C2 समांतर क्रम में संयोजित हो तो इनकी तुल्य धारिता होगी। देखिए, हमें कौन सा क्रम दे रखा है? समांतर क्रम, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने आपको कल भी बताया था कि इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये हमारे दो कैपेसिटर हो गए, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने बोला था कि चार्ज जब डिवाइड हो जाए, क्या डिवाइड हो जाए? चार्ज डिवाइड हो जाए। तो ये हमारा मान लीजिए V वोल्ट का बैटरी है और यहां से चार्ज Q आया, तो यहाँ पे आने के बाद चार्ज के तो दो रास्ते मिले, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। ये दोनों चार्ज डिवाइड हो गया। इसका मतलब C1 और C2 अगर ये दोनों कैपेसिटेंस है दोनों कैपेसिटर के, तो इसका मतलब C1 और C2 किसमें है? C1 एंड C2 इन पैरेलल। पैरेलल मीन्स व्हाट? पैरेलल मीन्स सर समांतर क्रम में है। तो हमसे क्या पूछा है? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता। तो जब हमसे पैरेलल कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाए तो C इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा सिंपल C1 प्लस C2। ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन डी मैच कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और अगर किसी क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि मैं लाइव आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रखा है? दूसरा सवाल दे रखा है, इफ टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 and C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। अगर दो कैपेसिटर हैं और उनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है और वो सीरीज में है, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। पिछला पैरेलल में था, इस बार सीरीज में है। यदि दो संधारित्र C1 एवं C2 श्रेणी क्रम में है, इस बार किसमें है? श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनकी तुल्य धारिता होगी। आपको मैंने कल बताया था कि श्रेणी क्रम कहने का मतलब
सभी कैपेसिटर्स में सेम चार्ज फ्लो होंगे, सभी कैपेसिटर्स में क्या होंगे, सेम चार्ज फ्लो होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हम देख लीजिए, ये हमारा V है, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। अगर चार्ज Q निकल रहा है बैटरी से, अगर बैटरी से Q चार्ज निकला तो वही चार्ज C1 से फ्लो होगा, वही चार्ज C2 से। इसका मतलब C1 और C2 सीरीज में है, और जब भी C1 और C2 सीरीज में है तब सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। दोस्तों इस तरह से भी ऑप्शन दिया हुआ रह सकता है श्रेणी क्रम के लिए यानी सीरीज क्रम के लिए, लेकिन क्या इस तरह से ऑप्शन यहां देखने को मिल रहा है कि आपको नहीं मिल रहा, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। करिए सॉल्व। 1/C इक्विवेलेंट, C1 C2 का एलसीएम हो जाएगा C1 C2, यहां होगा C2, यहां हो जाएगा C1। अब बताइए C इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट का मान सर C1 C2 और बटा में C1 प्लस C2, ये हो गया ना, ये हो गया वैल्यू C इक्विवेलेंट का। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया सर, ऑप्शन सी मैच कर गया, ऑप्शन सी मैच कर गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बढ़ता हूं और लेता हूं अगला सवाल। अगला सवाल तीसरा नंबर क्या दे रखा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। ऑप्शन ए, संधारित्र के आवेश और उनके विभवांतर पर, यानी टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, केवल संधारित्र पर दिए गए आवेशों पर, तो ओनली टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर्स। तीसरा, संधारित्र के आकार एवं बनावट पर, यानी शेप एंड डायमेंशन ऑफ अ कैपेसिटर। एंड चौथा, नन ऑफ दिस। बेटा आपने दो तरह से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। जो हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं C इक्वल्स टू Q बाय V लिखते हैं, बट ये C इक्वल्स टू Q बाय V में ये जो कैपेसिटेंस है यानी C है, वो ना तो Q पे डिपेंड करता है, यानी ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी C Q पे डिपेंड नहीं करता, यानी Q से इंडिपेंडेंट होता है और V से भी इंडिपेंडेंट होता है। सर C डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो सर C बराबर आपने बताया था एक बार 4πε0 इंटू R, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, और R क्या होता है, रेडियस। R क्या हुआ, रेडियस। रेडियस मीन्स क्या हो गया, साइज। रेडियस मीन्स क्या हो गया, साइज। यानी सिंपल सी बात है कि सर संधारित्र जो कैपेसिटेंस जो होता है, यानी कैपेसिटेंस यानी धारिता जो होती है, वो संधारित्र के आकार एवं बनावट पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के 3 बार हम लोग फिजिक्स में सेम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक बार ओम्स लॉ में भी मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, ठीक है, और एक बार और जब हम लोग मैग्नेट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा ये चीज। चलिए चलते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन इट्स प्लेट इज, तो उसके प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्र पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, तो इनके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हमें तीव्रता बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, मैं प्लेट को इस बार थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, ये लीजिए प्लेट कैपेसिटर का। और कैपेसिटर में होता क्या है कि अगर ये V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया ना बेटा आपने, ये V वोल्ट के मान लो बैटरी से कनेक्ट किया, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साइड वाला प्लेट पॉजिटिव पहले प्लेट कहलाता है, और नेगेटिव टर्मिनल के साइड वाला प्लेट नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दे रखा है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब समझिए, मैंने आपको इससे पहले पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि किसी भी चार्ज शीट अगर ये सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे होता है, मान लो ये r दूरी पे होता है, वो कितना होता है, तो E का मान होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालना चाहे तो इसकी वजह से प्लस वाले की वजह से इधर होगा, है ना। और इस पे भी तो सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव की वजह से ये अगर प्लस की वजह से E1 कहें तो नेगेटिव की वजह से तो अट्रैक्शन होगा यानी टुवर्ड्स द प्लेट होगा, वो भी कितना होगा, वो भी E2 होगा। तो हमारा E नेट जो बीच में बचा, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उसको क्या करेंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे। E1 भी है हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी हमारा नेगेटिव प्लेट के कारण, एक प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कैपेसिटर में तो दो प्लेट होते हैं ना, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके बीच में अगर हमें ई नेट पूछेगा तो हमारा आंसर होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं 5वां सवाल। क्या कह रहा है, The capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to, यानी किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है किसके, प्लेटों के बीच की दूरी के, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेटों के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट के क्षेत्रफल के, यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, यानी दोनों प्लेट के क्षेत्रफलों के योग के, यानी सम ऑफ द एरिया ऑफ अ प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। सर बेटा हमने आपको पढ़ाया था, आप याद करो कि ये अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेट के बीच का दूरी d है और क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल a है और इसका कैपेसिटेंस c है, तो c जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट a बाय d के बराबर, यही होता है, c होता है एप्सिलॉन नॉट a बाय d। अब बताओ c किसके प्रोपोर्शनल है, सर c एरिया के प्रोपोर्शनल है, लेकिन c d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, d के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a के समानुपाती है और d के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमसे क्या पूछा है, समानुपाती, यानी किसके हो गया, प्लेट के क्षेत्रफल के। ओके, ज्यादा परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट आपको सामने दिख रहा है, यूज करिए, देखिए, यूज करिए और आंसर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, छठा सवाल क्या दे रखा है कि ऊर्जा घनत्व, द एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है किसके, ऊर्जा गुना आयतन के, यानी एनर्जी गुना वॉल्यूम के, ऊर्जा बटा आयतन के, यानी एनर्जी बटा वॉल्यूम के, आयतन बटा ऊर्जा के, यानी वॉल्यूम बटा एनर्जी, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है सर, हमसे ऊर्जा घनत्व पूछा है, जब भी ऊर्जा घनत्व पूछे, ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा बटा आयतन, यानी एनर्जी बटा वॉल्यूम। सिंपल आंसर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एनर्जी बटा वॉल्यूम। चलिए 7वां सवाल चलते हैं। 7वां सवाल क्या दे रखा है, 7वां सवाल दे रखा है द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, किसी समांतर संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। हमें ऊर्जा घनत्व का सूत्र पूछ लिया, यानी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जो होता है हमसे पूछ लिया क्या होता है सर, और फॉर्मूला दे रखा है। तो एनर्जी डेंसिटी किसी भी कैपेसिटर की बात करें तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किस फील्ड में होता है एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। जो एनर्जी डेंसिटी होता है, जिसको हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, यानी ऊर्जा बटा आयतन बोलते हैं, वो बराबर होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर केस में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के, जहां पे ये वाला ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी नहीं है, ये वाला ई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है बेटा। ओके, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी। याद करते चलिए, आगे बढ़ता हूं मैं, लेता हूं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या दे रखा है, 8वां सवाल देखिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, इस बार फोर्स पूछ दिया, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच लगने वाला बल है ना, प्लेटों के बीच क्या बल लग रहा है सर, तो हमारे पास कितने प्लेट थे, किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अगर इस पे प्लस सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा है
इस पे प्लस सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा है, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। ओके, आवेश घनत्व, ऊर्जा घनत्व नहीं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो एक पे प्लस एक पे माइनस है। हमसे पूछा कि इनके प्लेटों के बीच क्या फोर्स लग रहा है, तो हम जानते हैं कि सर फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई के, यही होता है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये प्लस वाला प्लेट है, इस पे चार्ज Q होगा, और ये माइनस वाला प्लेट है तो इस पे चार्ज माइनस Q होगा, सिंपल सी बात है। तो फोर्स को सर आप क्या लिखेंगे? अब समझने वाली बात ये है कि सर कोई भी प्लेट खुद पे ही फोर्स नहीं लगाएगा, है ना। अगर इस प्लेट की बात करें तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा? ये वाला प्लेट। और अगर इस प्लेट की बात करोगे तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा? ये वाला प्लेट। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। आप अपने आप पे ही बल थोड़ी लगाते हो, नहीं लगाते हो ना। तो सिंपल सी बात यही है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ये जो ई है, ये ई टोटल नहीं लेना है, ई किसी एक प्लेट का लेना है। ओके, तो स्मॉल क्यू को रिप्लेस करिए क्यू से और ई लिखिए आप एक प्लेट का। एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो Q एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने बताया हुआ है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट की वजह से उसके बीच में था, अब एक प्लेट की वजह से क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q, सिग्मा को क्या लिखते हैं? Q बाय A, और यहाँ पे है 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Q गुना Q क्या हो जाएगा बेटा? Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी फोर्स का मान हो गया Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। याद कर लीजिए क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए, कर रहा है ना मैच। चलिए नवा सवाल पे चलते हैं। नवा सवाल क्या दे रखा है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इक्वल टू वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर। ओके, किसी परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक K का मान बराबर होता है C बटा C डैश बटा C स्क्वायर बाय C डैश, नन ऑफ दीज। ओके, समझिएगा चीजों को। इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको मैंने बताया था कि C जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो C एयर का दे रखा है, यानी प्लेट के बीच में एयर है तो C कैपेसिटेंस है C। अगर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया, क्या आ गया? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया, डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ को हमने प्लेट के बीच में घुसा दिया, तो C हो जाता है C डैश। अब मैंने आपको बताया था कि जो C डैश होता है वो K गुना C के बराबर होता है, याद करो, बताया था ना पिछले लेक्चर में, है ना। और अगर नहीं समझ में यहाँ आ रहा है तो पिछला लेक्चर में जाइए, वहां देखिए, वहां पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे C डैश K C के बराबर है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? K का मान, तो K का मान कितना हो जाएगा? C डैश बाय C। सिंपल, K का मान कितना हो जाएगा? C डैश बाय C। कहां दिख रहा है? ऑप्शन बी में, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला चलते हैं और आखिरी सवाल है ये हमारा। क्या कह रखा है? एट कांस्टेंट वोल्टेज supply, if the dielectric is inserted in a parallel plate capacitor, its charge will, यानी निरंतर वोल्टेज आपूर्ति पर यदि एक समानांतर प्लेट कैपेसिटर में परावैद्युत पदार्थ डाला जाता है तो इसका चार्ज होगा, डिक्रीज होगा यानी घटेगा, इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, रिमेन सेम यानी नहीं बदलेगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बेटा इस बात का ध्यान रखो, हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये प्लस प्लेट हो गया, ये माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अब मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराना शुरू कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक घुसाना शुरू कर दिया। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मैं इंसर्ट करूंगा इसके अंदर, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर चार्ज जो है इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हमसे क्या पूछा? हमने वोल्टेज को लगा के रखा है, वोल्टेज को हम कांस्टेंट सप्लाई दे रहे हैं, है ना। बैटरी जो है हम हटाए नहीं। अगर बैटरी नहीं हटाते हैं तो Q जो रहता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी नहीं बदलता है। Q जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी नहीं बदलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया। आज सारे क्वेश्चंस जो हमने लिए वो कॉन्सेप्ट्स वाले लिए जो हमारे बिहार बोर्ड में डायरेक्टली हिट करेंगे। पिछला वाला जो मैंने सीरीज लिया था उसमें मैंने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स बताए थे, वो भी आप ध्यान दे लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स पूछा जा सकता है। अगर बाय द वे सब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमारा अगर कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लोगे तो सब्जेक्टिव के 5 नंबर जो होंगे न्यूमेरिकल के वो डायरेक्टली आपके हाथ में जाएंगे और
आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। और अगली क्लास जो होगी वो फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, यानी जो मैं लेक्चर 27 लेने वाला हूं, जो कैपेसिटर का मेरा आखिरी लेक्चर होगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। सब लोग एकदम जोश के साथ आए, लाइव लेक्चर ज्वाइन करें और अपना कॉन्सेप्ट कितना आपका बिल्डअप हुआ आपका, वो हमें जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मैं इसी तरह से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आप हमारे लिए बस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इतना सा सपोर्ट आप करते रहिए। हम आपके लिए अच्छे वीडियोज, अच्छे कंटेंट्स आपके सामने हाजिर करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हाजिर करेंगे, जिससे कि आप लॉन्ग लाइफ टाइम उसको याद रखेंगे। तो बच्चों, हमारी शुभकामना है कि आप आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर करो, चाहे आप बिहार में या बिहार के बाहर या हमारे डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में कहीं भी हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप फायदा उठाएं इन चीजों का। और अगर हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करें। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट पूर्णिया में है। आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके इंक्वायरी ले सकते हैं। हम आपको जरूर कॉल बैक भी करेंगे और हम अपना कांटेक्ट नंबर साझा करेंगे, जिससे आप के अंदर कोई इंक्वायरी होगी, कोई भी मन में सवाल होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। आप यूं ही प्यार बना के रखिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज को शेयर करिए और जो भी नए व्यूअर्स आज आए थे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे यहाँ पे एक अच्छा पढ़ाई का कंटेंट मिलने वाला है बच्चों, जो आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अपना प्यार बनाते रखिए। धन्यवाद।